नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। राज्य में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और राजस्व में वृद्धि को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम धामी ने फैसला लिया कि सभी अधिकारी जिनके पास एक से ज्यादा चार्ज हैं वो अब एक से ज्यादा वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे अधिकारियों को अतिरिक्त वाहन राज्य संपत्ति विभाग को वापस करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम का कहना है कि राज्य के विकास में जरूरी है कि पाई पाई का सही इस्तेमाल हो। वहीं दूसरी ओर राजस्व वृद्धि के संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सजगता, पूरी सक्रियता और समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अगली बैठक होने से पहले इस बैठक में लिए गए फैसलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी है। ऐसे में सवाल यह है कि सीएम के इस प्लान ऑफ एक्शन से क्या बचेगा और क्या जुड़ेगा। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई है, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में क्योंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है, लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी क्योंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है। तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए इसमें, चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करना चाहते हैं। अब शासन के अधिकारियों से कहा जा रहा है कि वो एक एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये तकनीकी पक्ष का मामला है। अगर एक अधिकारी के पास 2-2, 3-3 विभाग का चार्ज होगा तो दूसरे विभाग के काम के लिए पहले विभाग की गाड़ी लेकर के कैसे जाएगा, वो उसको कैसे शो करेगा। ये तकनीकी पहलू है, ये देखना अधिकारियों का काम है, सरकार का काम है। लेकिन दूसरी ओर सरकार के जो बड़े बड़े सेमिनार हैं वो 5 स्टार होटलों में वहाँ हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं भाई? आप सरकारी भवनों में भी उनको आयोजित कर सकते हैं। अभी पीछे जो है प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार विदेश दौरों पर थे, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं थी? अगर सरकार को फिजूल खर्ची रोकनी है तो पूरी ईमानदारी से रोकनी होगी। अपने मंत्रियों पर भी आपको नियंत्रण करना होगा। अगर आप नीति व्ययता की बात कर रहे हैं तो उसकी पहल जो है घर से होनी चाहिए, आपके दायित्वधारियों से होनी चाहिए, आपके मंत्रियों से होनी चाहिए और निश्चित तौर पर अच्छी पहल को जो है समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये ईमानदारी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये प्लान ऑफ एक्शन जो मुख्यमंत्री ने बनाया है तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर, उससे इस प्रदेश में क्या बचेगा और राजस्व में क्या जुड़ेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, यूकेडी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज पेनुली हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह पांगती जी पूर्व IAS अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। दिगंबर नेगी जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसा कर देने से जो कहा गया है कि एक अधिकारी अगर कई चार्ज संभालता है तो सिर्फ एक ही गाड़ी इस्तेमाल करेगा, या ऐसे कई अन्य फैसले हैं, क्या इससे राजस्व में जो है वो जो खर्च हो रही है फिजूल खर्ची वो बच पाएगी? निश्चित रूप से यह उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय पहल है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए और इसका जितना समर्थन किया जाए उतना कम है। लगभग ये देखने को मिलता है कि एक सचिव या प्रमुख सचिव के पास 5-5, 6-6, 7-7 विभाग रहते हैं और उसके घर में हर विभाग की एक गाड़ी रहती है। वो HOD को बोल देता है कि भाई अपने विभाग से गाड़ी भेज दो, उसमें उसका कुत्ता घूम रहा है। दूसरी गाड़ी उसकी बीवी सब्जी लेने जा रही है। तीसरी गाड़ी उसका कोई बच्चा स्कूल जाता है उसको लेने लाने के लिए जा रही है। चौथी गाड़ी उनकी सास ससुर आ रखे तो उनको लेने लाने के जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो फिजूल खर्ची है जनता
की और उत्तराखंड के राज्य का जो पैसा है उसको जो अधिकारी बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने तनख्वाह या अपने वेतन या अपने बचत से इतनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जनता के पैसे के ऊपर जो अधिकारी ऐश कर रहे हैं, इस पे लगाम लगाने के लिए ये बहुत सही निर्णय है। उनको एक ही गाड़ी का परमिशन होनी चाहिए और इतना ज़्यादा पैसे की फिजूल खर्ची है, वो तो फिजूल खर्ची है, मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, अनवांटेड है, अननेसेसरी है, उन चीज़ों पे पैसा खर्च हो रहा है राज्य का। और इतने सारा संसाधन हर महीने बह रहा है, वो तो ड्रेन आउट हो रहा है, जी। इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इट इज़ ड्रेनिंग आउट। तो उस पर लगाम लगाने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, ये बहुत सराहनीय है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, इसके लिए उनका साधुवाद देता हूँ। जी, मोहन काला जी, कांग्रेस की तरफ से टेक्निकल एस्पेक्ट रखा गया कि अगर आप कई विभागों के संभाल रहे हैं तो फिर आप एक ही विभाग की गाड़ी लेकर कैसे जाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जो फिजूल खर्ची की बात हो रही है वो इससे रुकेगी? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम 6 साल बाद प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कम से कम फिजूल खर्ची दिखी। तो अब देखना ये होगा दिव्य दर्शनी जी कि प्रदेश की जो सरकार है वो इसको कितना निजामा पहनाती है, इस पर कितना इसको धरातल पे उतारा जाता है, या फिर देखना होगा ये फिर एक सिगुफा है, जैसे इससे पहले भी अन्य सिगुफे जो है समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने छोड़ने के काम किए हैं। इस पर सरकार ने जो फैसला लिया है, अब जब सरकार इसको अमल में लाएगी, जब धरातल पर काम होगा, अगर फैसला अमल में आता है, फैसले पर जो है सही कार्य किया जाता है तो स्वागत किया जाएगा। और अगर देखा ये भी जाना चाहिए कि क्या ये सिर्फ जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा छोड़ा गया पिछली जो घोषणाएं थी उनकी तरह सिगुफा है, या इस पर अमल में काम होगा। अब ये इनकी नीति और नीयत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत पर संदेह हर कार्यों में किया गया है, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा अब जनता और जो राजनीतिक दल हो या जनता हो वो अच्छी तरह से समझ गई है। आपने कहा कि फिजूल खर्ची, और ये निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार का काम है, सरकार को देखना है, सरकार को इस पर जो है एक अपना जो है कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट इस पर पेश करनी चाहिए राज्य संपत्ति विभाग से लेकर कि भाई कितने ऐसे अधिकारी हैं, क्या आपने चिन्हित किए हुए हैं ऐसे अधिकारी, क्या वो जो चिन्हित अधिकारी हैं उनकी लिस्ट आपने तैयार की हुई है, क्या जो ऐसे मंत्री विधायक हैं क्या आपने उनको चिन्हित किया हुआ है। और अगर आप फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं तो अधिकारी के साथ साथ जो मंत्री विधायक जो सरकारी तंत्रों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को उन पर भी गंभीर होना चाहिए। आप इस प्रदेश के, इसी प्रदेश की केक के रिपोर्ट में ये सार्वजनिक किया जाता है कि 872 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ ये पता ही नहीं है, जो सार्वजनिक होती है। 872 करोड़ रुपया कहां पर खर्च होता है ये केक की रिपोर्ट बताती है कि वो कुछ पता ही नहीं है। सरकार कह रही है हमको पता ही नहीं है ये पैसा कहां खर्च हुआ। 80 करोड़ रुपया प्रचार पे खर्च किया जाता है, बैनर, होर्डिंग और विज्ञापनों पर। तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? इन पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार सही नियत के साथ कार्य करेगी तो स्वागत योग्य फैसला है, और हम भी इसका स्वागत करते हैं अगर सही नियत के साथ धरातल पर सरकार काम करेगी। पर हाँ, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगी कैबिनेट बैठक में एक फैसला हुआ था कि अब प्लास्टिक पर बैन है, प्लास्टिक यूज नहीं होगा। इसी प्रदेश के अंदर धामी जी ने फैसला लिया था। पर जब कैबिनेट बैठकें होती हैं तो प्लास्टिक ही यूज होती है। ये आपसे भी नहीं छुपा, ना हमसे छुपा है, ना दिगंबर जी से छुपा है, ना अन्य किसी दल के लोगों से छुपा है। आप ही ने कहा कि अभी इस प्रदेश में कोई भी सरकारी कार्यक्रम जो है वो होटलों में उनका आयोजन नहीं होगा। पर अगर मैं आपसे कृषि मंत्रालय के विषय पर बात करूं या अन्य जो आपके सरकारी महकमे हैं, अभी कुछ दो दिन पहले ही किस तरीके से जो है सरकारी एक जो है कार्यक्रम एक होटल में कृषि विभाग का आयोजित होता है। तो ये सब देखने वाली बातें हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बागेश्वर चुनाव सर पर है और आपको 6 साल बाद जब आपने इस प्रदेश को 35,000 से सीधा 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जदार बना दिया, तब आपको याद आ रही है। देर आए दुरुस्त आए, अगर आप अमल में लाएंगे तो स्वागत किया जाएगा। डॉक्टर पेनुली, आपको क्या लगता है महज अधिकारियों पर लिमिटेशन लगा देने से क्या जो पाई की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका हिसाब हो पाएगा, फिजूल खर्ची पर रोक लग पाएगी? देखिए दिव्या जी, इसमें अगर मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है और मुख्यमंत्री इस फैसले को अमल में ला पाए, जो कि कठिन है, क्योंकि इस प्रदेश में
मंत्रियों की, नेताओं की नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेटों की चलती है। और उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर मुख्यमंत्री एक लगाम लगाना चाहते हैं, एक कटाक्ष करना चाहते हैं, तो मुझे संशय है कि ये कितने हद तक सफल हो पाएंगे अपने इस काम में। लेकिन अगर करते हैं और अगर ये धरातल पे उतरता है तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसको हम बढ़ चढ़ के इसकी स्वागत करते हैं सरकार का और वेलकम करते हैं। बट ये केवल अधिकारियों पर ही क्यों? मंत्री, विधायक, दायित्वधारी, उनकी गाड़ियों का और उनका हिसाब क्या? भाई दायित्वधारी तो जनता के सेवा करने आए, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधान सेवक, मुख्यमंत्री कहते हैं सेवक। तो अगर आप सेवक हैं तो दायित्वधारियों को गाड़ी, पीएसओ और उनका हाउस हेल्प क्यों? मंत्रियों के जो बंगले हैं उनके अंदर कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? पुलिस या कहीं भी पुलिस के हों, होमगार्ड के हों, उनकी कुकिंग के हों, या फिर मंत्रियों के अंडर कितनी गाड़ियां हैं? जितने विभाग उतनी गाड़ी। ये तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने से ये चीज लेनी चाहिए कि मैं अपनी सिक्योरिटी को कट करूं, क्योंकि हमारे स्टेट इतना कोई भयंकर या यहाँ पे अशांत स्टेट तो है नहीं, बिल्कुल शांत प्रदेश है और शांत प्रदेश में ऐसे कुछ घटनाएं यहाँ पे है नहीं जिससे मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी को थ्रेट हो। जम्मू कश्मीर तो है नहीं है, मणिपुर है नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। शांत प्रदेश में सेट बाय एग्जाम्पल अगर मुख्यमंत्री करते, अगर मुख्यमंत्री बोलते कि मैं अपनी फ्लीट से इतनी गाड़ियों को कम कर रहा हूँ, किसी मंत्री की फ्लीट जाती है तो उसमें आपने गाड़ियों का काफिला देखा होगा, एम्बुलेंस सहित। वो एम्बुलेंस अगर हमारे 10-12 मंत्री हैं, उनमें से 12 एम्बुलेंस अगर आप पहाड़ों में दे देंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, जब किसी मंत्री का दौरा कहीं पे होता है तो प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीजों को खर्च किया जाता है, कितनी सारी फिजूल खर्ची वहां पे होती है, कितने विभाग के अधिकारियों को वहां पे तलब करा जाता है। तो ये सारी चीजों को अगर सरकार को करना है तो अधिकारियों को जरूर करे, लेकिन उससे पहले सेट बाय एग्जाम्पल कैबिनेट करे, स्वयं मुख्यमंत्री करे, उनके दायित्वधारियों को जो उन्होंने फैसिलिटीज दे रखी है उनमें कट डाउन करे और एक क्राइटेरिया बनाए और एग्जाम्पल सेट करे पूरे देश के अंदर कि इस तरीके की सरकार भी चलाई जाती है। दूसरा पॉइंट मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्व की इनको बड़ी चिंता है, राजस्व का इन्होंने रिपोर्ट लिया है। भैया आपके 90% ठेके तो गुजरात के हैं, गुजरात और हरियाणा के। उत्तराखंड का ठेका एक नहीं है, एक ठेकेदार को तुमने नहीं दिया, जबकि ए और A+ कैटेगरी के ठेकेदार हैं, अच्छी कंसल्टेंसी फर्म है। रुड़की आपका IIT रुड़की वो एक तरीके से कंसल्टेंसी फर्म है। अब रुड़की से पूरी दुनिया के नक्शे बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया का ब्रिज के लिए IIT रुड़की को कंसल्ट करा जाता है, लेकिन जब हमारी 4 धाम की रोड बनती है तो वो फर्म गुजरात की आती है। जब हमारा बद्रीनाथ का प्लान बनता है उसके लिए फर्म आती है गुजरात से या हरियाणा से। सेम केदारनाथ में है। तो जब यहाँ के ठेकेदार, अगर यहाँ का आदमी पैसा कमाता, यहाँ का ठेकेदार पैसा कमाता, यहाँ के लोगों को वो काम मिलता। अब सिंपल सी चीज है, मेरा वार्ड नंबर 98 है, आजकल वहां पे सिविल लाइन पड़ रही है, तो वहां पे जो ट्रैक्टर है ना, जो ट्रैक्टर लगे हुए हैं उनको इधर उधर वो ले जाने के लिए, जो पाइप है वो उसके उनको ले जाने के लिए जो वो लगे हुए हैं उनमें राजस्थान लिखा हुआ है। ट्रैक्टर का नंबर राजस्थान का है, हरियाणा के ट्रैक्टर के नंबर है। आप बोलोगे तो मैं आपको फुटेज दे दूंगा, अगर आज का काम चल रहा होगा मैं दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल। तो वहां अगर राजस्व जाएगा, जब बाहर के लोग यहाँ से ड्रेन करके ले जाएंगे तो प्रदेश को खाक राजस्व मिलेगा। खनन की आप बात करें, राजस्व की इतनी चिंता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो खनन का 1 महीना बढ़ा दिया। ग्वाला का जो खनन 1 महीना बढ़ा था उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी चले गए, लेकिन जो हमारी स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ का बजट लैप्स हुआ था उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए। ठीक है, उसका तो जवाब इस तरीके से सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि अगर आप राजस्व की बात कर रहे हैं, अगर आप मितव्ययिता तक की बात कर रहे हैं, तो पहले स्वयं मुख्यमंत्री उसको अपने अंदर उसका अनुसरण करें और उसके बाद बाहर बोले। और जो ये फैसला आया है ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ जो नसीहत है वो ये है कि पहले खुद करें। पांगती जी, अगर आप सर मुझे सुन पा रहे हैं, आप IAS अधिकारी रहे हाँ, मैं हैं। सुन रहा हूँ जी,
रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं, अगर इस बार के फैसले की बात की जाए, जो कहा जा रहा है कि फ्लीट ऑफ गाड़ियां कम कर दी जाएंगी अधिकारियों के पास से, उस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? इसमें ऐसा है, जी। चाहे अधिकारी हो या जो मंत्रीगण हो या विधायक हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी उनको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। जी। तो पब्लिक सर्वेंट के बारे में एक कैटेगरी का पब्लिक सर्वेंट के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून बनाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये बार बार आज ये कोई नई बात नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के जमाने में भी ऐसे बहुत सारे कदम उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः यह हुआ कि उसमें विभेद किया गया। एक कैटेगरी के लोगों के लिए तो सख्त कानून, दूसरे के लिए सब कुछ अलाउ। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे अभी पूर्व वक्ता बार बार कह रहे हैं केवल अधिकारी के लिए क्यों, ये सांसद और विधायक और मंत्रीगण इनके लिए क्यों नहीं है। इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारे पद मंत्रियों के कार्यालय में बहुत सारे पद सृजित हैं पहले से, जितनी की शायद आवश्यकता नहीं है। जी। क्या इतने पदों की आवश्यकता है? पहले मैं जब प्रमुख सचिव उत्तराखंड था तो पूरे उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन मैं अकेले चलाता था। मेरे पास 2-3 कर्मचारी थे, उतने से पर्याप्त था। आज के जो ये डिजिटाइजेशन का जो युग है, संचार माध्यम इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको सुदूर क्षेत्र की भी सूचना आप घर बैठे ले सकते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था, इसलिए बहुत सारे कर्मचारी रखने पड़ते थे समाचार पहुंचाने के लिए। तो आज इतनी सुविधाएं हो गई, तो आप उन पदों को खत्म क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि कई अधिकारियों के पास, कई मंत्रियों के यहाँ एक पद होता है जिसको कंप्यूटर कहते हैं। एक आदमी को कंप्यूटर कहते हैं, वो कंप्यूटराइजेशन करेगा वो, क्योंकि वो कंप्यूटर हिसाब किताब लगाना जानता है। आज तो कंप्यूटर आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का पद समाप्त कर देना चाहिए। हो सकता हो गया होगा, हमारे जमाने में था, पीडब्ल्यूडी में खासकर हर एक डिवीजन में एक कंप्यूटर होता था। तो ऐसे पद, निरर्थक पद हैं बहुत सारे, उनको खत्म करना चाहिए। और मंत्री के कार्यालय में, उसे आवास में कितने कर्मचारी की आवश्यकता है, इसकी भी गणना होनी चाहिए। अब ये एक प्रश्न ये आता है कि आपने निर्णय तो ले लिया, इसको मॉनिटर कौन करेगा? कौन अधिकारी या कौन मंत्री या कौन लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसको ही जिम्मा दिया जाए जो इंश्योर करे, मॉनिटर करे कि वास्तव में इसका पालन हो रहा कि नहीं हो रहा। इसकी जब तक आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपकी योजना चलने से पहले खत्म हो जाएगी। ये पहले भी ऐसे बहुत सारे निर्णय हुए, पालन हुआ कि नहीं हुआ किसी को पता नहीं, और व्यवस्था जैसे के तैसे चलता रहा। तो इस प्रकार के यद्यपि स्वागत योग्य है योजना, लेकिन ये एक पक्षी नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर श्रेणी के लोगों के लिए आपने कानून बना दिया, दूसरे के लिए ना, तो नहीं चलेगा। धन्यवाद। दिगंबर नेगी जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और खुद पांगती जी ने कहा कि भेदभाव किस बात का, पब्लिक सर्वेंट दोनों ही हैं, चाहे मंत्रियों की बात की जाए या फिर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट के लिए आप इस तरीके से लिमिटेशन लगाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ फ्री है। और अगर इस फैसले को हम देखें तो फिर 3 पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी नीति क्या है बचाने की, आपकी नीति क्या है राजस्व लाने की, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है। ये 3 सेक्शंस हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जो पांगती जी और बाकी प्रवक्ताओं ने बोला कि आखिर भेदभाव क्यों? निश्चित रूप से अभी पांगती जी ने जो बात कही है, और पांगती जी इस प्रदेश के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में से हैं, और इस उम्र में भी मैं उनको देखता हूं कि वो बहुत जूझते हैं इस राज्य के हितों को लेकर के, इसके जन सरोकारों को लेकर के। तो निश्चित रूप से उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, वो राज्य के हित में है। और इस बारे में जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत साफ दिखती है कि मुख्यमंत्री की फ्लीट को छोड़ करके किसी भी मंत्री की फ्लीट में किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस नहीं चलती है। केवल मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही एम्बुलेंस, और गवर्नर के प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही एम्बुलेंस कहीं भी किसी भी कार्यक्रम स्थल में जाती है। हम देखते हैं हमारे मंत्रीगण सिर्फ एक गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, और जब वो कहीं किसी विजिट पे जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो उनके साथ वहाँ का जो चौकी इंचार्ज होता है वो उनको एस्कॉर्ट करता है। एक बहुत ही सिंपल और सादगीपूर्ण, बिना किसी शोर शराबा दिखावे के गवर्नमेंट का और उसके मंत्रियों का आवागमन
तो होता आप है। कहते हैं कि मंत्रियों के साथ सिर्फ मंत्री की गाड़ी होती है, उसके अलावा फ्लीट में कोई नहीं होता? मैंने क्या कहा, आपने सुनी नहीं मेरी बात। आपने कहा अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, मैं इसकी हाँ। देहरादून की बात कर रही हूँ, राजधानी है। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि जब विधानसभा सत्र होता है या कुछ भी इम्पोर्टेंट डेली ओकेजन देख लीजिए होता आप, है, डेली बिल्कुल आप- दर्शन तो आप फिर डेली आप देख लीजिए। मंत्रियों के साथ और भी ज्यादा फ्लीट्स नहीं, देख घंटाघर सकते से हैं। यमुना का बिंदाल तक जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ साथ में अगर सपोर्टर्स चल रहे हैं तो वो तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से चल रहे हैं ना, आप उनको थोड़ा रोक सकते हैं। सपोर्टर या नहीं पार्टी है। वर्कर चल रहा नहीं, है दिगंबर तो नेगी जी, अपनी गलत- गाड़ी से चल रहा है, आप वो एक गवर्नमेंट चैनल की पर गाड़ी में नहीं बैठकर जा रहा है। गलत टिप्पणी कर रहे हैं, भाई, गलत बोल रहे हैं आप बैठकर। आप एक मंत्री के घर के बाहर आप मेरे जाके साथ देखिए घंटाघर से सिर्फ कितने लोग बिंदाल मिलने तक वाले चल आते लीजिए। हैं। जितने और भी अगर वहाँ मंत्री आवास जी सरकारी विधानसभा जा आवास रहे से, चाहे हैं रेखा आर्या तो जी जिनकी का हो, मेल मुलाकात चाहे नहीं हमारे है उनके पीछे धन पीछे सिंह उनकी रावत गाड़ियों जी का का हो, काफिला या भी जितने चलता है। लोग हों, आप तो वो देखिए सरकारी किस गाड़ियां तरीके थोड़े से ना लेके 3-4 चल रहे गाड़ियां हो। लेकर लेकिन वो चलते हैं विधानसभा लोग। के अंदर तो नहीं मिलेंगे ना सर। देखिए- विधानसभा सत्र होता है तो फ्लीट में कौन जाएगा मंत्री के साथ? देखिए, आप इस बात को थोड़ा और क्लियरिटी के साथ सुनिए जी। कि कोई भी मंत्री है उसके आवास पे सुबह मिलने वाले हम्म। 10-15 से ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। और निश्चित रूप से जहाँ पे 50-60-100 लोग मिलने के लिए आएंगे और उसके बाद उनको कहीं किसी काम से विधानसभा में बैठना है, कोई बैठक है, तो लोग 1-1 घंटा इंतजार करते हैं जब तक बैठक नहीं होती। तो उस दौरान अगर उनके पीछे पीछे कोई कार्यकर्ता जा रहा है अपनी गाड़ी, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई प्रदेश का पदाधिकारी है, तो वो जो इतनी लंबी आपको रैला दिखता है वो तो मंत्री के व्यक्तिगत मिलने वालों का रैला होता है। उसमें कोई सरकारी गाड़ी ना तो जिलाध्यक्ष को मिलती है, ना प्रदेश के किसी पदाधिकारी हमारा कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता है, और ना ही अन्य कोई कार्यकर्ता या कर्ता इस्तेमाल करता है। सिर्फ जो है मंत्री की एक सिंगल गाड़ी जो उसको राज्य संपत्ति विभाग से मिलती है, वो उनके साथ ड्राइवर सहित चलती है। तो उसी में उनका टेक्निकलिटी गनर की भी अगर बैठता बात है, करें, उसी में वो भी बैठते हैं, उसी में उनका पीआरओ भी बैठता है, उनके नहीं, साथ जाता उसी तो में जो है अधिकारी भी एक एक ही गाड़ी में, मिलने वाला लेकिन भी घर है। पे कितनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं? टेक्निकलिटी की बात अधिकारी करें, भी एक ही गाड़ी में टेक्निकलिटी जाता है, बात लेकिन करें, उसके पीछे कई घर में जो कांग्रेस की तरफ गाड़ियां से जमा कर ये रखी हैं। उठाया गया था सवाल कि आप टेक्निकलिटी देखें तो आप अगर कई विभागों के चार्ज संभाल रहे हैं तो एक ही विभाग की गाड़ी लेकर आप कैसे जाएंगे? ये टेक्निकलिटी है, क्या इस पे विचार किया गया? निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि अधिकारीगण, मंत्री की तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर उसकी गाड़ी पंचर हो गई है तो उसको नई गाड़ी भी नहीं मिलती है कहीं जाने के लिए। वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है, एजेंसी वाला, ट्रेवल एजेंसी वाला, वो हाथ खड़े कर देता है कि साहब अभी गाड़ी नहीं है आपके लिए मेरे पास। और वहीं दूसरी ओर अधिकारी के घर में अगर आप देखेंगे, अगर उसके पास पीडब्ल्यूडी तो पीडब्ल्यूडी के एचओडी के यहाँ से, उसके बाद सिंचाई है तो सिंचाई के यहाँ से भी आ जाएगी, उसके बाद शिक्षा है तो शिक्षा वाले के यहाँ से भी उसके पास एक गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट की भी एक आ जाएगी। इतने शरीफ मंत्री तो पता नहीं भाई कौन सी ये कौन से स्थिति जमाने, है कौन से प्रदेश की राज्य बात में, कर ये रहे हैं। स्थिति है। ठीक है, राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं। राजस्व कैसे बढ़ेगा? इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं। अभी इन्वेस्टर समिट अक्टूबर में होने वाला है। 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसका क्या हाल है सर? जो एमओयू साइन हुआ था वो कहाँ है धरातल पर? जमीनें बेच दी और क्या होगा? हाँ, ये मुख्य विषय है कि भाई जो राजस्व बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और इन्वेस्टमेंट, ये कैसे बढ़े, ये निश्चित रूप से इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है समय समय पर नीति आयोग की बैठक ली जा रही है। सेक्रेटरीज फाइनेंस से लेकर के राजस्व सचिव और हर प्रकार के ई गवर्नेंस के द्वारा जो जितने लोप होल्स थे, आप देखेंगे जो SGST है उसमें उत्तराखंड का बहुत अच्छा प्रदेश, छोटा प्रदेश होने के बाद भी हमारा जो स्कोर है बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से जो खनन हमारा एक मुख्य कार्य वो है, वन उपज है, टूरिज्म है, इन सब से एक अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है राज्य में। और आप इससे पहले आप देखेंगे जिस समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हरीश रावत जी हर छठे महीने वेतन देने के लिए भी 300 करोड़ बाजार से कर्जा ले रहे थे। अभी जो है पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट कम से कम ओपन मार्केट से कर्जा लेकर के तनख्वाह नहीं बांट रही है। तो इससे तनख्वाहों का इंतजाम कहाँ से हो रहा है सर? अब उतना रेवेन्यू बढ़ रहा है ना स्टेट का, तभी तो हमें बाजार में लोन लेने नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं तो आप लोग खुद देखते थे कि हर तीसरे चौथे महीने में जो स्टेट गवर्नमेंट जो है बाजार से कर्ज ले रही थी। और आज लेकिन जो है अभी भी तो कई लूप होल्स हैं। खुद ये जो डेटा है वो सामने आया है कि 4 महीने में जो जारी वित्तीय वर्ष है, 4 महीनों में सिर्फ 32% ही रेवेन्यू वसूली की गई है। बाकी का क्या हुआ सर? अगर आपकी अभी वसूली तो हो नहीं पा रही, 32 से आप सैलरीज भी दे रहे हैं। 3 क्वार्टरली ऑल हैं, 2 क्वार्टरली ऑल है ना, एक ही क्वार्टरली ऑल ना, तो 2 क्वार्टरली ऑल हैं, तो 32% इसमें होगा, तो इट मींस वी विल रीच अबाउट
75% और 65%। आपने ई ऑफिस की बात की सर, अभी परसों की खबर है 24 अधिकारियों और कर्मचारियों पर तो कार्रवाई की तलवार लटक रही, वो भी वित्त विभाग के, और किस पर कि आप ऑनलाइन पोर्टल से गड़बड़ झाला कर रहे हैं, उस पर इंटरफेयर करते आप घोटाले कर रहे हैं। तो ये तो हाल आपके ई ऑफिस का अधिकारियों और कर्मचारियों का, फिर आप ई ऑफिस कैसे बनाएंगे? हमने लूप होल पकड़ा है ना, हमने लूप होल्स पकड़े हैं ना, बंद करने की कोशिश की है ना, उनको खुला तो नहीं छोड़ा है ना। ठीक है मोहन काला जी, जैसी कोई चीज नोटिस में आती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है मोहन काला जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? और दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपकी भी सरकार रही थी, जो अब कटौती की जा रही है फिजूल खर्ची पर, आपके समय पर क्या प्रावधान था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं जिस तरह से कह रहे थे, मैं आपसे चैलेंज के साथ आपके चैनल पर बैठकर कह रहा हूँ, सिर्फ आप घंटा घर से और बिंदाल तक चलकर मेरे साथ खड़े हो जाइए थोड़ी देर। वहाँ से चाहे सुबोध उनियाल जी जो इनके कैबिनेट मंत्री हों, चाहे रेखा आर्या जी हों, या इनके तमाम जितने जो अधिकारी हो, जब वो गुजरेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी। तो वो तो कहते हैं सपोर्टर्स हैं उनके। सपोर्टर्स नहीं, राज्य संपत्ति विभाग की गाड़ी पर सपोर्टर का प्लेट नहीं लगी होगी। सपोर्टर जा रहा होगा, सपोर्टर की गाड़ी अलग होगी और राज्य संपत्ति विभाग की गाड़ी अलग होती है। इतना तो पढ़ी लिखी आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा, और शायद ये भी होंगे कि इनको पता चल जाएगा उस पर उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग लिखा है कि नहीं लिखा है। तो पहले तो एक खुलेआम झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी ये बंद करे। जी कल आप इसका टेस्ट करवा लीजिए। आप चलिए मेरे साथ, अभी चलिए वहाँ पे कैमरा, अभी चलिए मेरे साथ, आप अभी कल नहीं, अभी चलेगी, चलिए, पर कल दिन में दिन दहाड़े बात करें ना, आपको दिखा दूंगा रात के अंधेरे में हम दिन दहाड़े बात करते हैं। और सुनिए, ये जब इन्वेस्टर की बातें कर रहे थे, 2018 में करोड़ों रुपए खर्च कर इन्वेस्टर समिट यहीं पर ही इसी प्रदेश में हुआ था। आप मुझे बता दीजिए जरा, कितना आपने इन्वेस्टर लोगों को लेकर आए थे, कितना आपने प्रदेश के लिए जो है जो रेवेन्यू इस प्रदेश का था, कितना आपने वो किया? सरकार बताए ना भाई, करोड़ों रुपए खर्च किया आपने। थोड़ा बहुत पैसा खर्च नहीं किया आपने उसमें। बड़ी बड़ी हस्तियां आपने उसमें जो है लाकर बैठाई और आपने जो है वाहवाही लूटने का काम किया। पर आज क्या हाल है? तो 70,000 करोड़ के तो एमओयू साइन हुए ना सर? नहीं, एमओयू साइन हो गए, क्या बात है, आ गया क्या? एमयू साइन होने में अभी भी तो बता रहे थे ये, अभी हाल फिलहाल में भी बता रहे थे, 2018 में भी बता रहे थे, 2000 उसके बावजूद भी बता रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपसे कह रहा हूँ ना, सिर्फ वे छोड़ने में माहिर है। आप अमल में लाइए, हमने कहा है, अगर आप अमल में लाते हैं। और अभी आप बात कर रहे थे कि जो है सरकार कर्ज नहीं ले रही है। अरे भैया, अगर सरकार कर्ज नहीं ले रही है तो इन 6 सालों में आपने इस प्रदेश को दुगने से ज्यादा कर्जदार बना दिया। कैसे बनाया जरा मुझे बता दीजिए ना, आप बता दीजिए दिगंबर जी, इसी चैनल पर बैठकर। अरे तनख्वाह देने के लिए अब से कुछ दिन पहले समय तक आप जो है सरकार से, बाहर बाजारों से कर्ज ले रहे थे। अब आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि सरकार कर्ज नहीं ले रही है। अरे कहाँ 35,000 करोड़ और आज कहाँ 1,00,000 करोड़ से पार का कर्ज, ये कैसे पहुंच गया जरा बता दीजिए आप ही बता दीजिए। अगर आप कर्ज नहीं ले रहे हैं, आज प्रत्येक नागरिक जो है 1 लाख रुपए का जो है कर्जदार है, उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, तो वो कैसे हो गया जरा मुझे बता दीजिए पर व्यक्ति। आपकी याददाश्त थोड़ा ताजा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पहले मैं अपनी बात रख दूं ना। आप जरा हरीश रावत और विजय बहुगुणा जी के कार्यकाल में जिए कांग्रेस सरकार में, कि उस समय हर चौथे महीने, अरे आप मुझे बता दीजिए ना, सरकार बाजार से कर्जा ले रही थी। आप मुझे बताइए ना कि कैसे पहुंच गया बाजार से कर्जा ले रही थी। कर्ज हरीश रावत जी की सरकार कर्ज ले रही थी, तब हम 35,000 करोड़ रुपए कर्ज में थे। और जब आज हम धामी जी जब कर्ज नहीं ले रहे हैं तो हम 1,00,000 करोड़ से पार हो जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ का कैसे आपने जो है एनुअल बजट है, मुझे बता दीजिए। आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। आप बजट भी गलत बता रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं, बजट गलत बता रहे हैं, आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं, बजट गलत बता रहे हैं। आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। करोड़ रुपए का बजट आप ही के 2024 में आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी बता रहे थे, और आप बता रहे हैं कि जी हम इतने करोड़ आया बैठकर। आप मुझे बता दीजिए, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति करेक्ट कीजिए, कितना है हमारा जो कर्ज है वो कितना है दिगंबर नेगी जी आपके हिसाब से? 70,000 करोड़ का। कैसे हो गया? चलिए मैं 70 ही मान रहा हूँ। कैसे हो गया जब आप कर्ज नहीं ले रहे हैं? तो 35 से 70 कैसे पहुंच गया? जब आप चल रहा है महाराज, ये तो नहीं, आप देखेंगे हमें। 35 से 70 कैसे पहुंच गया? आपने एक्सेप्ट तो किया कि 70 है, और 70 भी 2021 में था। 70,000 करोड़ का अगर 70 भी 2021 में था। मैं आपकी याददाश्त ताजा कर दूं। 70,000 करोड़ का कर्ज है तो 70,000 करोड़ का एमओयू साइन कर चुके हैं ना आप लोग। आम आदमी भी इस बात को देखता है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है। ये सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं आपके चैनल पे बैठ के।
सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं दर्शनी जी। इन्होंने एक्सेप्ट कर्मचारियों किया को ना, वेतन नहीं मिलता आप तो मुझे वो बताइए ना कि क्यों कैसे हुआ, जब ये आज कह रहे हैं कि हमने कर्मचारियों को कुछ नहीं तो वेतन कैसे रेगुलर कर्ज मिल रहा है, हुआ। नहीं मिल रहा है, मैं आप आपसे बताइए। 70,000 पे ही आ रहा हूँ, आप बताइए कैसे कर्ज हुआ, जब आप कह रहे हैं कि हम सारे मैं आपसे रेवेन्यू ले पूछ रहे हैं, रहा कैसे हूँ। खर्च हुआ, मैं- जबकि ये 2021 का बता रहे हैं। 2022 और 2023 अगर आप जाएंगे तो आज 1 लाख करोड़ से पार कर्ज है। प्रत्येक आपसे व्यक्ति पूछ जो रहा है हूँ। आय से, प्रत्येक व्यक्ति पे जो कर्ज है, और अभी भी अगर कुछ लेकर आए 500 करोड़ रुपया सीधा स्मार्ट सिटी का लैप्स हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसी कैबिनेट मंत्री की चूं तक नहीं निकलती है। और जब आप 900 कुछ 58 करोड़ रुपए का कर्ज लेके आते हो तो आप कहते हो ये तोहफा है। 958 करोड़ रुपए जब कर्ज लेकर आते हैं केंद्र से, एक बार फिर प्रदेश को कर्जदारी बनाते हैं तो कहते हैं ये तोहफा है। आप ही के चैनल ने भी कुछ दिन पहले इस पर चलाई थी, डिबेट भी हुई थी। आपने मेरे सवाल का लेकिन काला जी जवाब नहीं दिया कि आप ना? लोगों के और समय पे भारतीय फिजूल जनता खर्ची पार्टी- पे कैसे भारतीय- रोक लगती थी? आप देखिए- लोग के समय पे फिजूल खर्ची कैसे रोकी ये जाती थी? विषय को भटका रहे देखिए, विषय को भटकाना काम कांग्रेस आपका है। की मेरे जवाब आप बताइए। भारतीय जवाब जनता ले लेते पार्टी के लोग जिस 2-2, तरीके से 3-3 विषय को महीने तक भटकाने का काम कर्मचारियों को करते हैं, तनख्वाह नहीं ये जाती आपने है। ये आपकी आप ये भारतीय राज्य जनता पार्टी का कर्मचारियों को चरित्र किस 3-3 तरीके महीने से, तक तनख्वाह अरे नहीं आप दे हमारे पाते टाइम, आप लोग। सरकार के टाइम पे आप, और अगर मैं आज हरीश आप रावत जी के जब विषय सब पर कुछ आपसे जवाब बात करूं ले तो रहे हैं। फ्लीट से लेकर तो आप आप सरकारी जवाब सड़कों ले पे रहे हैं। देखिए कि आप सरकारी ठीक हेडों है, पर एक मिनट, जो आप लोगों ने सरकारी अपना हेडों बता पर दिया, आप एक 80 मिनट, करोड़ रुपए की खर्च करदाई कर रहे हैं, वो ठीक है, एक मिनट वो सुन लेते हैं। खर्चा नहीं होता था पूर्व सरकार आईएएस में। अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांगती जी, आपने दोनों ही राजनीतिक दलों को सुना, जितना कर्ज हमारे ऊपर है इसका डेफिनेशन और इसकी पूरी डिटेल दे रहे थे। आपके हिसाब से क्या हालात हैं? पांगती जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो एक ही बिंदु पर ये बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये राजनीतिक मंच बना दिया इन्होंने, तो ये उचित नहीं है। और जी। की बात सुनिए समग्र रूप से विचार के। मैं एक ही बिंदु कहना चाहूंगा, जी। जो है खनन की बात आपने कहा था, खनन हो रहा है। आज वर्तमान में ये स्थिति है, जितने भी विधायक हैं सब खनन कर रहे हैं, और खनन से कितने मंत्री विधायक कहां से कहां पहुंच गए सब जानते हैं। उनका नाम गिना सकते हैं हम। खनन जो हमारा एक बहुत अच्छी परिसंपत्ति थी, जिसके कि गांव पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहे था, वो विधायकों ने सब छीन लिया है। सारे खनन से जितने हमारी रेता बजरी यहाँ से पूरी दुनिया में यहाँ से सप्लाई हो रहा है, क्या उसका टैक्स पूरा सरकार के खजाने में नहीं आया? किसी ने कभी इसको मॉनिटर किया? मैं नहीं समझता। मैं अगर कहो तो मैं नाम गिना सकता हूँ लोगों का, जो कि आज भाजपा में कांग्रेस में होते हैं, खनन कर करके वो खरबपति बन गए, और उस पर किसी के ध्यान नहीं है। एक केवल खनन को ही आप कंट्रोल कर लीजिए, जितना रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए वो इंश्योर कर लीजिए, आपको कहीं से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे खनन में जितना खनन आज एक साल करोगे, अगले साल नदी उतना ही वहाँ रेता बजरी लाके दोबारा डंप कर देता है। एक ऐसा सोर्स है जो रिन्यूएबल है, वो आपने माफिया के हाथ में सब देख के उसको हमारी जो एक अच्छी संपत्ति, हमारे पास जल था वो हमारे हाथ से निकल गया आपके पुनर्गठन विधेयक में ही हम जंगल छीन ले गया। हमारे पास जंगल था, जंगल में पर्यावरण लग गया, वो परिसंपत्ति हमारे से हाथ निकल गया। और एक परिसंपत्ति बची थी हमारी खनन की रेता बजरी का, वो भी माफिया के हाथ में आपने सौंप दिया, और उसका भी रॉयल्टी आपके खजाने में नहीं आ रहा है, 10% से भी कम आ रहा है। किसने मॉनिटर किया, किसने देखा? मैंने उन विधायकों को, उन नेताओं के जो परिसंपत्ति न केवल उत्तराखंड के बाहर भी है, वो भी देखा है। तो एक ही जी, आपको क्या लगता है मुद्दे लूपहोल पर कहाँ है? अगर आप ठीक से उसका मॉनिटर करें, ठीक से उसका जो टैक्सेशन सही से करें, जितना खनन कर रहे हैं उतना उनकी गिनती कीजिए, और वो कोई गलत काम करते हैं उनको 100 क्विंटल की उनकी आवश्यकता है, और 1000 क्विंटल खोद के लिए जाते हैं, उसमें कोई कहीं पर चेक छोड़ देखा आपने इसको चेक करने के लिए? कहीं नहीं होता। तो पांगती जी, आपको क्या लगता है अधिकारी होने के नाते लूपहोल कहाँ था, लूपहोल कहाँ होता है? हेलो, आप सुन पा रहे हैं पांगती जी मुझे? हाँ, बहुत सिग्नल बहुत कमजोर हो गया जी। यहाँ पर लूपहोल की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राजस्व का नुकसान होता है, लूपहोल कहाँ नजर आता है आपको? ये जो मैं कह रहा हूँ ना, कोई मॉनिटर करने वाली कोई एजेंसी दिखी नहीं हमको। मैं खनन का एक उदाहरण दे रहा हूँ, सिंपल उदाहरण जो सबके समझ में आसानी से आ जाता है। खनन यहाँ से हर नदी से खनन हो के बाहर जा रहा है, और जितने भी खनन के जो ट्रक हैं
वो या तो किसी विधायक का है, किसी मंत्री का है, या किसी रसूखदार व्यक्ति का है। और उसमें कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं, कोई रोक के उसको नहीं कहता कि इतना खनन आपने किया, आपको गौला में चले जाएगा, हल्द्वानी में कहीं चले जाए, खनन से इतना हमारे संपत्ति को कौड़ी के भाव ले जा रहे हैं और वो अरबपति बन गए। और वही उस पैसे के बल पर पार्टी को खरीद लेते हैं। ऐसे उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। ये विडंबना है कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी ये चीज कह रहे हैं। खुले दिल से उनको अंगीकार करने के लिए तैयार रहते हैं हर समय। बिल्कुल। तो ये नीति नहीं, पब्लिक देख रही बेचारी, वो कहते हैं यार हमारे खेत के नीचे से रेता बजरी जा रहा है, हमारे खेत को नुकसान कर दे रहे हैं, हम तो नहीं, एक क्विंटल भी वहां से रेता बजरी नहीं उठाने देते हैं हमको। और ये बाहर से जितने आ जाते हैं, कहीं कहीं के लोग आ जाते हैं, वो ट्रक के ट्रक भर के बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी रॉयल्टी जमा किए हुए जहां चाहो बेच रहे हैं। तो एक ही चीज में कंट्रोल करके देखेंगे, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आपकी रॉयल्टी को चेक करके आपके खजाने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको मॉनिटर करने वाली कोई विभाग है आपके पास, कोई व्यवस्था है आपके पास। कभी व्यवस्था बनाने की आपने कोशिश की? हमें कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कमजोर हैं कहते हैं। रिसोर्सेज हमारे बहुत मजबूत हैं। हमारे उत्तराखंड में जल, जंगल और ये खनन जो है, ये इतने अच्छे संसाधन थे हमारे, इसी को हम नियंत्रण के अपने कब्जे में लें तो हमको केंद्र सरकार से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ दिगंबर नेगी जी आपके पास आऊंगी। किसी का ध्यान नहीं, कभी चर्चा नहीं होती। यही मुझे दुख होता है कि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर करते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जो हमको पिंच करता है उत्तराखंड को, उसका कोई चर्चा नहीं होती। और जो चर्चा करता है उसकी बात को इग्नोर करके उसको कर दिया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, कोई बताने की आवश्यकता है। जो जोर से बोलना, इनको मालूम है किस दल के कौन अधिकारी, कौन जनसेवक, कौन नेता, कौन विधायक इसमें शामिल है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात इतनी बेबाकी से रखने के लिए। और वाकई एक विडंबना है सर, डॉक्टर पेनुली, ये विडंबना है कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी, हम आईएएस अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए कहते हैं कि हावी हो गई है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी का ये बोलना कि आप जो है खुद में इतना नुकसान कर रहे हैं, अगर आप एक चीज को कंट्रोल कर लीजिए, आपको कहीं से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ा लूप होल है और इसी पे कभी काम नहीं हुआ। देखिए दिव्या जी, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन मैं एक ब्यूरोक्रेट का नाम लूंगा, पंकज पांडे। पंकज पांडे जो है वो एनएच घोटाले का आरोपी, जेल गया। उसके बाद इस सरकार ने उसे वापस लाके, और आज जब जिस खनन की बात हो रही है, वो खनन का सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, उनके पास जो है, उनके पास हर वो विभाग है। और मुख्यमंत्री के चहेते एक ब्यूरोक्रेट्स में वो पंकज पांडे का नाम है। तो अगर ऐसे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अधिकारी अगर मुख्यमंत्री के चहेते होंगे, और मुख्यमंत्री उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग, खनन जैसे विभाग, ये सारे अगर ऐसे अधिकारियों को मिलेंगे जिनको पहले जिनके दामन पे दाग है, इससे पहले बीजेपी का सबसे प्यारा एक मुख्य सचिव थे ओम प्रकाश, उनके दामन भरे पड़े थे। ऐसी कांग्रेस के थे शर्मा जी। तो जब तक हमारे मुख्यमंत्री और जब तक हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को अपने ऊपर रखेंगे, और तब तक प्रदेश के अंदर ये डेफिसिट की जो बात कर रहे थे, फिजिकल डेफिसिट की जो बात कर रहे थे, वो इन्हीं वजह से बढ़ता है। अधिकारी जो सिखा देता है, अधिकारी जो पढ़ा देता है, हमारा मुख्यमंत्री या हमारा मंत्री ये नहीं बोलता है कि इसके प्रदेश से क्या सरोकार है, प्रदेश को कितना फायदा होगा, कितना होगा, वो ये सोचते हैं मेरी जेब पे कितना आएगा। नहीं तो पंकज पांडे जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री का लाडला अधिकारी आजकल बने हुए हैं, तो उस अधिकारी, ऐसे अधिकारियों को, अभी एक सीबीआई की रेड में जो यादव थे, रामविलास यादव, यूपी से घोटाला करके बचने के लिए उत्तराखंड में आए। ऐसे एक फॉरेस्ट के थे जो हिमाचल से, जिनको फॉरेस्ट और हॉर्टिकल्चर दोनों में से एक का मैं कंफर्म नहीं, हॉर्टिकल्चर के थे,
वो यहाँ पे आके हमारे नेताओं के आंखों के तारे बने हुए हैं, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा कहाँ से खत्म होगा, हमारे प्रदेश का राजस्व कैसे बढ़ेगा। इसके अलावा अभी दिगंबर नेगी जी बोल रहे थे कि मंत्री की बेचारे की गाड़ी पंचर हो जाए तो उसको गाड़ी नहीं मिलती है। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा मंत्री है कौन जिसकी गाड़ी पंचर हो जाए और ना हो। आप एक ऋषिकेश के जो हमारे अभी वित्त मंत्री हैं, वो सरेआम ऋषिकेश में लोगों को मार पिटाई करते हैं, वो क्या गाड़ी उनके लिए कौन सी छोटी बात है। सुबोध उनियाल जी के लिए और आपके रेखा आर्या के लिए, सेणुमुगम एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी ईमानदारी का लोग मिसाल देते हैं, उस व्यक्ति की सादगी को। उस जैसे ब्यूरोक्रेट को घर में बैठने के लिए रेखा आर्य ने मजबूर कर दिया, तो क्या वो गाड़ी नहीं ले सकती है। ये पता नहीं कौन से राम राज्य के मंत्रियों की बात थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सा मंत्री था जिसकी गाड़ी पंचर होने पे उसे नहीं मिलती है। उनके अगर आवास में जाए, देखिए उनके अगर आवास में जाए ना, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, उनके आवास में जाए, वहां पे गाड़ियां देख ले, राज्य संपत्ति विभाग की कितनी गाड़ियां हैं। तो ऐसा नहीं है। और अगर कम खर्चा और मितव्ययता की बात कर रहे हैं तो पहले अपने घर से करें। लीडर वो होता है जो सेट बाय एग्जाम्पल करता है, दूसरों के ऊपर जो करता है वो तानाशाह होता है। तो पहले अपने से एग्जाम्पल सेट करो, अपनी फ्लीट कम करो, अपने खर्चे कम करो, अपनी लिविंग को लो कॉस्ट बनाओ, फिर जाके आप दूसरों को उपदेश दे। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, पूर्व आईएएस अधिकारी कहते हैं कि आप एक विभाग बस खनन को ठीक कर लीजिए और आपको केंद्र से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 24,000 करोड़ जो है लगभग जो है आपका लक्ष्य है, उसमें से आपने 7,000 करोड़ ले लिया है और उसमें से 2,000 करोड़ कुछ तो आपको जीएसटी से मिल रहा है। उसके बाद आपका आबकारी है, 205 करोड़ रुपए आपको खनन से मिला है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इतने सारे सोर्सेज के साथ एक सोर्स को और मजबूत कर लेंगे, चेक रख लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे, तो शायद ये स्टेट जो हम कह रहे थे कि लॉस में है, इतना कर्जा हो गया, वो सब खत्म हो जाएगा। आपकी बात से और पांगती जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और गवर्नमेंट इस रास्ते पे आगे बढ़ भी रही है और यही कारण है कि हमने एक ठोस खनन नीति बनाई है और जिससे अभी जो आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसके कारण से राजस्व में वृद्धि हुई है। सभी कमिश्नर्स को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि भाई वो जो है राजस्व बढ़ाएं। इसके साथ उत्तराखंड का एक मेजर जो रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है वो है हाइड्रो पावर, जिसपे 2013 की त्रासदी के बाद से एक चेक सा लग गया एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के। अगर ये भी खुल जाए तो उत्तराखंड जो हम कहते हैं कि भाई एक ऊर्जा प्रदेश हो सकता है और उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उत्तराखंड को बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश है। लेकिन मॉनिटरिंग कौन कर रहा है सर? मॉनिटर कौन कर रहा है? जैसे कि पांगती जी ने कहा कि मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट से बड़ा मॉनिटर कौन कर सकता है, आप ये बताइए। तो फिर उसके बावजूद भी ऐसा हम देखने को मिल रहा है, हमें कोई थर्ड पार्टी रखनी पड़ेगी क्या? माफियाओं के जो शक्ति संपन्न हुआ है, तो संप्रभु और संपन्न शक्ति संपन्न कौन है? गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ही इन चीजों पे मॉनिटर करेगी, कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती है। रॉयल्टी चेक कौन करता है? रॉयल्टी कितनी कटी, नहीं कटी खनन की, कितने उसमें घन मीटर में खनन हुआ, कितना क्विंटल वहां से निकला, इसकी मॉनिटरिंग की एजेंसी, नोडल एजेंसी कौन सी है? उसके लिए खनन विभाग है, खनन का एक स्पेशल निदेशालय है और उत्तराखंड में 2-3 प्रकार से खनन होता है। एक कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा कुछ खनन के जो सिविल पट्टे वो दिए जाते हैं। फॉरेस्ट लैंड में वन निगम खनन करता है और कुछ प्राइवेट भी होता है, जैसे कुछ किसानों की जमीन नदी में बह गई, नदी बुर्ज हो गई है, तो वहाँ पर प्राइवेट पट्टे भी दिए जाते हैं। तो ये इलीगल माइनिंग जो हम कहते हैं, इलीगल खनन है, उसका क्या? देखिए उस पे चेक कौन लगाता है? हाँ, अब ये जो जहाँ पर ये कि बड़ा इशू ये जो है इलीगल माइनिंग का, और जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो फॉरेस्ट लैंड में होता है, क्योंकि बाकी जगह तो ये जो संस्थाएं हैं ये अपना काम करती हैं। प्राइवेट वाला अपने यहाँ तो किसी को खनन करने नहीं देगा इलीगल, ठीक है। दूसरा जो है वन निगम या गढ़वाल मंडल विकास निगम या कुमाऊं मंडल विकास निगम ये अपने लॉट में किसी को खनन नहीं करने देगा। परंतु जो कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के कारण से जिन क्षेत्रों में
खनन नहीं होता है तो वहाँ पर जो है चोरी छुपे बहुत बड़ी मात्रा है और इसका जो है एरिया बहुत बड़ा है। ये रेगुलर माइनिंग से ज़्यादा बड़ा वो क्षेत्र है जहाँ पर कि खनन के पट्टे स्वीकृत नहीं होते हैं। तो जो अस्वीकृत जगह है जिसको कि प्राइवेट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलती है वहाँ से ही सबसे ज़्यादा इलीगल कौन माइनिंग से होती है। विभाग की जमीनें हैं ऐसी? ये फॉरेस्ट की लैंड में आता है। तो फॉरेस्ट की लैंड में अगर हम समझ पाए तो ये जितना भी अतिक्रमण वो होता है वो सरकार के फॉरेस्ट पास ही लैंड है। पे होता है, माइनिंग जो होती है फॉरेस्ट लैंड पे होती है। तो फिर फॉरेस्ट विभाग कर क्या रहा है कि सारी चीजें जो हैं इलीगल जो है सारी फॉरेस्ट लैंड पे होगी? आप अतिक्रमण कहाँ से हटा रहे हैं? फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे हैं। माइनिंग कहाँ से हो रहा है? फॉरेस्ट लैंड से हो रहा है। और विभाग भी तो हैं, फॉरेस्ट ही क्यों? फॉरेस्ट के अधिकारी तो खुदा है, ठीक है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के काबू में भी नहीं आते हैं क्योंकि एक तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के कारण से कोई उस वहाँ घुस नहीं सकता है। जंगल के राजा हैं वो चाहें जो कर लें। तो फिर आप खुद ही सरकार छोड़ admit- दो। फिर आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि फिर सरकार छोड़ ब्यूरोक्रेसी दो। आप पे हावी है। फिर आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं ये मैंने बात। सिर्फ फॉरेस्ट की बात की देखिए, है, फॉरेस्ट की बात की है। आपके चैनल तो सर, के कोई माध्यम भी से विभाग लगातार हो, ये लेकिन बातें आती थी, ब्यूरोक्रेसी आज है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया खुद ही। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि अगर आज आप किसी एक accept कर लिया पर्टिकुलर उन्होंने। विभाग को राजा कह दें तो फिर ये समझ में आता है कि वो कितना कितनी हद तक गंभीर ये जो सरकार है प्रदेश को लेकर ये हावी हो खनन सकता का है। फिर खनन राजा है, फिर पुलिस की लेकिन पुलिस यहाँ ये राजा है। समस्या सिर्फ ये- खनन नहीं है, सिर्फ समस्या खनन नहीं है। अगर हम रॉयल्टी की बात करते हैं, इससे पहले एक डिबेट में जो आईएएस अधिकारी उन्होंने कहा था कि आप रॉयल्टी क्यों नहीं लेते केंद्र सरकार से खनन न करने के लिए? आप एनवायरमेंट फ्रेंडली रहने के लिए आप केंद्र सरकार से विशेष रॉयल्टी ले पैकेज सकते मिलता हैं। है। ग्रीन बोनस कहाँ है हमारा? और ये हिमाचल देखिए, प्रदेश लेता है, ये जो हम ग्रीन क्यों नहीं बोनस- लेते हैं? देखिए ग्रीन बोनस जब हम कार्बन नेगेटिव स्टेट अपने को बना पाएंगे तब हम उसके हकदार होंगे। ये बोलने से नहीं होगा, ठीक है ना। ग्रीन आज बोनस- कितना कार्बन इमिशन जो है देहरादून में और उत्तराखंड के हर जो छोटा बड़ा शहर है उसमें हो रहा है। ये तो डेवलपमेंट की उसके निशानी है ना पैरामीटर- सर, ये तो डेवलपमेंट की निशानी है। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे देखिए- डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमें ग्रीन बोनस नहीं मिलेगा, तो उत्तराखंड यहाँ से भी मरेगा और यहाँ उसके से लिए भी हमें मरेगा। तैयार करना पड़ेगा ना स्टेट को। हमारा कहना है कि हमें स्टेट को तैयार करना पड़ेगा। अगर इनर हमें लाइन green bonus परमिट दे दो। चाहिए, उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। अब ये देखो इनर लाइन परमिट चले क्योंकि जानते नहीं इनर लाइन परमिट क्या होता है। इनर लाइन परमिट एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बनाई गई है बनाई और गई ये है, उसी को हटा environment देना चाहते हैं तो Envi- ग्रीन बोनस कहाँ से मिलेगा इनको बताइए। इन्वायरमेंट का, लेकिन दो वो बातें एक ग्रीन साथ नहीं हो बोनस सकती अगर ना। नहीं मिल रहा, ग्रीन बोनस अगर नहीं मिल रहा है तो इनर लाइन परमिट लगाओ, उससे रेवेन्यू आएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस या फिर जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस होते हैं उसको कोई मानता है? आप अगर देख लीजिए जो ऑल वेदर रोड बन रही है वहां पर डंपिंग जोन्स होने चाहिए, लेकिन कहाँ जाता है उसका डंप? सारा नदी में जाता है। एनजीटी के कहने के बावजूद भी तो आप कैसे कह सकते हैं कि बकायदा एनवायरमेंट फ्रेंडली जो चीजें हैं उसको माना जा रहा है? पूरे ऑल वेदर रोड में जाइए ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक और यहाँ से लेके गंगोत्री तक, तो आप देखेंगे कि हर जगह पे हर रोड पे आपको 1 दर्जन से ज़्यादा डंपिंग जोन छोटे बड़े दिखाई देंगे। सर लोगों का बुरा हाल है। लोग कहते कहते थक गए। कार्यदायी संस्था जो है डंप कर रही है, नदियों में डंप कर रही है और प्रशासन को पता होने के बावजूद भी वहां कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एनजीटी की क्लियरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो किसी फिर वो एक dumping एक zone आध किस जगह में बात की? अपवाद हो सकता है, परंतु अगर आप उस बात को नहीं झुटला सकते, आप मेजोरिटी को किसी एक स्पेशल केस के कारण से नहीं झुटला सकते। ठीक है काला जी, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? ये जो पूरा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि पांगती जी के बाद से जो है वो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। जो उन्होंने बात कही, हम तो बहुत देखिए- सेगमेंट्स टच करना चाहते थे, उन्होंने एक छू के जो है बता देवदर्शनी दिया। जी, जिस तरीके से प्रदेश में चाहे भूमाफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, जो इस प्रदेश की जो मेन जो नींव है, आप देखिए ना, जब वही कमजोर पड़ी है तो आप कैसे रेवेन्यू की बात करेंगे, कैसे इस प्रदेश को मजबूती की बात करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से खनन माफियाओं की जो, क्योंकि प्रेमी है खनन माफियाओं की, और प्रेम में जिस तरीके से इस प्रदेश को लुटाया जा रहा है खनन प्रेमियों के लिए, अभी आप चाहे रॉयल्टी की बात कर लें, चाहे खनन पर आप नियमितता की बात कर लें, कुछ जवाब नहीं है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दिव्य दर्शनी जी और आपके चैनल को भी, कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये मान लिया है कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वन विभाग राजा है। तो ऐसे तो भैया भूमाफिया भी राजा होंगे, खनन माफिया भी राजा होंगे, तो उनके हाथों सरकार
बौनी साबित हो गई। इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना ये तो कहना breaking चाहता हूं news कि चलाओ। आपको और विशेषकर ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज हकीकत उनके प्रवक्ता दिगंबर नेगी जी ने सामने लाके रख दिए कि किस प्रकार से प्रदेश चल रहा है। आज यही कारण है इस प्रदेश का कि एक खनन माफिया जो है पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, चाहे विकास नगर हो चाहे आपका कुमाऊं क्षेत्र हो, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए ना कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप लोग पहले तो कहते हैं बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती, आज आप ब्रेकिंग चला दीजिए आप ना। चलाइए ना आप इसे, breaking आप चलाइए इसको। स्वागत योग्य है बिल्कुल। दिगंबर जी को breaking मैं चलाइए। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं बार बार कि अधिकारी हो, क्योंकि भाई मंत्री विधायक आप ही के यहाँ चैनलों पे बैठकर डिबेट होती है कि भाई विधायक मंत्री मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं सुनते हैं, विधायक नहीं सुनते हैं। आज उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्योंकि हो सकता है वन विभाग के आगे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये और देखिए एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये जो आपने चला रखा ना धाकड़ धामी, इसको हटा दीजिए क्योंकि इन्होंने मोहर लगा दी धाकड़ धामी पे। ठीक है, इन्होंने मैं मोहर लगा फाइनल दी वन कमेंट की विभाग ओर की। मैं फाइनल कमेंट की ओर मैं कहना बढ़ूंगी चाहता और- हूँ आगे से ये मत चलाइएगा क्योंकि इन्होंने मोहर लगा दी दिगंबर जी ने, क्योंकि वन विभाग के आगे ये बौने हैं, ये भू माफियाओं के आगे नजरबंद है, खनन माफियाओं के आगे बैन है। जिस तरीके से आपने इस प्रदेश में लगातार घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, ये भारतीय जनता पार्टी जननी है भ्रष्टाचार की, ये घोटालों की। और आज आप देख लीजिए और आप मुझे बताइए, आप मुझे बता दीजिए आगे ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ेंगे। हमने मैं फाइनल कमेंट की ओर की बढ़ूंगी। मदद के इसी प्रदेश के रेवेन्यू से कुंभ को चलाने का काम हमने अरे अपने आप टाइम पर एक किया था। particular एक case रुपया नहीं बताइए, दिया था एक- इसी प्रदेश एक के रेवेन्यू ठीक है, से। मैं particular फाइनल बताइए। कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर ये मैं पेनुली आपको आपसे बता दूं शुरुआत हरीश करूंगी रावत जी फाइनल के कमेंट टाइम की। पर। ठीक है, फाइनल कमेंट की आपसे शुरुआत करूंगी डॉक्टर पेनुली। आपको क्या लगता है कि ये जो नफा नुकसान की बात हो रही है, क्या चीज बचाई जाएगी, क्या चीज जुड़ेगी, आपको क्या लगता है? देखिए दिव्या जी, जब हम यूपी में थे तो ये 2098-99 का जो था, उस टाइम पे वन निगम की अपनी अलग 400 करोड़ का एक रेवेन्यू होता था, जिसमें लीसा और बहुत सारी चीजें थी जिनको वन निगम करता था। तो एक तो वन निगम उत्तराखंड बनने के बाद पैरालिसिस हो गया, उसमें पता नहीं कहाँ है। अब ये कह रहे हैं कि वन निगम के जो पट्टे हैं उनसे चोरी होती है। ठीक है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से खनन के डंपर छोड़ने के लिए अगर लेटर निकलेंगे, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले, हरीश रावत जी के कार्यकाल में नहीं नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री हरीश धामी रावत के के कार्यकाल में, कार्यकाल ठीक है, में ठीक है, आज हम के शॉर्ट में विकास please, में शॉर्ट में। पेनुली जी शॉर्ट में धामी जी please, के टाइम शॉर्ट पे। में please। हरीश जरा रावत समय के की कार्यकाल कमी में। धामी जी ठीक है, के आप टाइम शॉर्ट पे में। हरीश रावत के कार्यकाल में। सर फाइनल अरे धामी कमेंट जी के फाइनल कार्यकाल कमेंट में का क्यों टाइम भूल चल रहा जाते हैं है। आप? ठीक है, काला जी एक कमीशन मिनट खोरी का समझिए। पत्र भी ठीक है। आप ही के ठीक है, शासनकाल में काला जी जारी होता फाइनल है। कमेंट का अगर समय है। अगर डंपर छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रयोग होगा तो ये महज जनता के आंखों में आई वॉश करने वाली बात है। और अगर ये धरातल पे उतरता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार को हमारा यहाँ से संदेश है, दिगंबर नेगी जी के माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ कि भैया, अगर आपको सच में बचत करना है, मितव्ययिता करनी है, तो मुख्यमंत्री, मंत्री, दायित्वधारी और जितने भी जनसेवक हैं, ठीक है। उनकी फ्लीट और उनके खर्चों को कम कीजिए, वहां से शुरुआत कीजिए। डॉक्टर काला बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा, अगर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो और मंत्री विधायक अगर इस जो आज धामी जी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है और इस प्रदेश की चिंता व्यक्त की है, अगर वो सही में प्रदेश के हितैषी हैं तो वो शुरुआत अपने से करें। जैसे मेरे सहयोगी साथी जो डॉक्टर पेनोली, उन्होंने कहा आप आइए ना, आप आइए सरकारी ट्रांसपोर्ट से जरा एक दिन चलकर दिखाइए, तो ठीक है। संदेश तो दीजिए प्रदेश को कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ या मैं प्रदेश का मंत्री हूँ और मैंने जो इन चीजों को त्याग कर जो है सिर्फ एक अधिकारियों पर जो है इस चीज का लगाम लगाना, मैं समझता हूँ कि आज अधिकारी के साथ साथ आपको प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, आज उन सब लोगों की लिस्टिंग तैयार करनी पड़ेगी आपको। आप आइए ना, और अगर आप इसको धरातल पर लाते हैं तो स्वागत किया जाएगा, स्वागत योग्य फैसला है। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, अब आप क्या आश्वस्त करेंगे कि जो आज निकल कर डिबेट में आया है उस पर कितना काम किया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ निर्णय लिया है कि अधिकारी एक से अधिक वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे उनके पास कितने विभाग हों। और यह जरूरी भी है क्योंकि वह फिजूल खर्ची है, राज्य के पैसे को ड्रेन किया जा रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, उस पर लगाम लगेगी और राज्य की खुशहाली के लिए वह हर कदम हमारी सरकार
वो हमारे इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी उठाएंगे। जो इस राज्य के लिए जरूरी होगा उन सब छेदों को बंद किया जाएगा जहां से जनता के कमाई के गाढ़े पैसे की बर्बादी हो रही है। किसी राजा के बिल्कुल, आगे आप झुक तो नहीं सभी आएंगे ना मेहमानों साहब? का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि जो फैसला मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है, जो बचत करने की बात कही गई है, फिजूल खर्ची खत्म करने की बात की गई है, कितना काम उस पर किया जाता है, और जो कहा जा रहा है विपक्षी तौर पर कि ये सिर्फ एक शगुफा है, तो क्या ये एक शगुफा मात्र रहेगा या इस पर अमल किया जाएगा और इसका कितना नतीजा जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।